हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 23 और 24 में कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं। टोटल इस वीडियो हम लोग पूरी मिला के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा और PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम लोग NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बनेगा कैथोड पे, सोडियम बनेगा कैथोड पे, ऑक्सीजन बनेगा एनोड पे, या क्लोरीन बनेगा कैथोड पे, क्या होगा। तो एक्वस NaCl क्या होता है, पहले इसको समझ लो। एक्वस NaCl का मतलब होता है NaCl प्लस वाटर। NaCl में वाटर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका एक्वस NaCl। इस एक्वस NaCl में जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। 3 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड पे बनता है, जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है ना। तो एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये प्रोडक्ट बनता है। अब आइए ऑप्शन को एक एक करके मैच करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ बनता है, कैथोड पे। जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ बनता है, कैथोड पे। ये बात बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला, सोडियम इज फॉर्म एट कैथोड। देखो सोडियम तो यहाँ पर है ही नहीं ना, सोडियम तो है नहीं, तो पहले ये कट हो गया। अगला क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। ऑक्सीजन भी नहीं है, इसको भी क्या कर दो, कट कर दो। डी वाला क्या कर रहा है, Cl2 इज लिबरेटेड एट कैथोड। Cl2 जो है कैथोड पे बनता है, तो जी नहीं, Cl2 बनता है एनोड पे। ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया है ना। तो जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, क्लोरीन बनता है एनोड पे, ये सॉल्यूशन में रह जाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया था कि हाइड्रोजन कैथोड पे बनता है, तो जी हाँ ये बात सही है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl2। जब हम लोग एक्वस CuCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, कॉपर बनता है कैथोड पे, ऑक्सीजन बनता है एनोड पे, और क्लोरीन बनता है कैथोड पे। पहले आइए देखते हैं कि जो आपका एक्वस CuCl2 है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए, जब हम लोग एक्वस CuCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, एक्वस CuCl2 का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो 2 चीज़ें बनता है। पहला बनता है कॉपर, दूसरा बनता है क्लोरीन। कॉपर बनता है कैथोड पे, क्लोरीन बनता है एनोड पे। आइए देखते हैं अब इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, यहाँ हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन कट कर दीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, कॉपर बनता है कैथोड पे, कॉपर बनता है कैथोड पे, सही बात है, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। सी वाला, ऑक्सीजन बनता है एनोड पे, ऑक्सीजन तो है नहीं, ये भी कट हो गया। क्लोरीन बनता है कैथोड पे, क्लोरीन बनता है कैथोड पे, ये भी नहीं है, क्लोरीन तो एनोड पे है, तो ये ऑप्शन कट हो गया ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज। कह रहा है कि जब हम लोग एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसके कैथोड वाले पार्ट पर कौन सा रिएक्शन होता है। क्या उस पर Cl- का ऑक्सीडेशन होता है, Na+ का रिडक्शन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, कि वाटर का रिडक्शन होता है ना। तो आइए पहले देखते हैं कि NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन को मिलाएंगे। तो देखिए, जब हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड और एनोड दोनों पे कौन सा रिएक्शन होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बनाता है। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वाटर एक्सेप्ट करेगा कैथोड पर। कैथोड पर वाटर क्या करेगा, Cl- के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है हाफ H2 गैस और OH- का फॉर्मेशन करता है ना। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे ये वाला रिएक्शन ना, ये वाला रिएक्शन आपका कैथोड पर हो रहा है ना। तो देखो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन ना। तो कैथोड पे किसका रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है वाटर का रिडक्शन ना। तो वाटर का रिडक्शन ही हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। क्या है यहाँ पे वाटर का रिडक्शन, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखो कि जब हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा वाटर का रिडक्शन। कैसे पता चला हमें, रिएक्शन के थ्रू। कैथोड पर वाटर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है, तो वाटर का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ओम, सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या कि ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। तो कौन सा होगा, पहले समझो। सेल कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं G स्टार से। किससे, G स्टार से। G स्टार से को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और इसका फार्मूला होता है G स्टार इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया। अगर लेंथ को हम लोग लेंगे सेंटीमीटर में तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1/सेंटीमीटर। 1/सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप लोग, सेंटीमीटर इनवर्स ना। तो यही है आपका G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट का यूनिट।
यूनिट। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो याद रखिएगा जो आपका जी स्टार होता है इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो कैसा है, सेकेंडरी सेल। तो देखिए सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऐसे होता है जिसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी ऐसे होते हैं जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं ना। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल है, पहले उसको समझ लीजिए फिर आप लोग आंसर को कर सकते हैं। आइए इसको करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो तरह के सेल लिख दिए हैं, पहला है आपका प्राइमरी सेल, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल में कौन कौन से आते हैं, ड्राई सेल, मरकरी सेल, डैनियल सेल, ये कैसे आपके प्राइमरी वाले हैं। सेकेंडरी में कौन आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं लीड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल, यही दो ऑप्शन है ना। तो जो आपका ड्राई सेल आता है यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, ड्राई सेल क्या है, ड्राई सेल आपका प्राइमरी सेल है, ये कैसा आपका प्राइमरी सेल, ठीक है। अगला है लीड स्टोरेज बैटरी, लीड स्टोरेज बैटरी क्या है आपका सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल है। मरकरी सेल, मरकरी सेल कौन है आपका, ये भी आपका प्राइमरी है। और डैनियल सेल क्या है, ये भी आपका प्राइमरी सेल है ना। तो ड्राई सेल, मरकरी सेल और डैनियल सेल, ये तीनों के तीनों कैसे हैं आपका सेकंड प्राइमरी वाले हैं। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल में कौन आपका लीड स्टोरेज बैटरी, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज यूज इन हियरिंग एड्स, कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है, कौन सा ऐसा सेल है जो कि हियरिंग एड्स में इस्तेमाल होता है। हियरिंग एड क्या होता है, जिन लोगों को कम सुनाई देता है ना उनके लिए एक ईयरफोन बनाया गया है ताकि उनको अच्छे से सुनाए, उन्हीं को बोला जाता है हियरिंग एड्स ना। तो आइए पहले देखते हैं कि कौन कौन सा सेल है जो इस्तेमाल होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कौन कौन सा सेल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मैंने आपके सामने लिख दिया है। ड्राई सेल कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर और क्लॉक में यूज़ होता है। मर्करी सेल हियरिंग एड्स, वॉच और कैलकुलेटर में इस्तेमाल होता है। लीड स्टोरेज बैटरी ऑटोमोबाइल यानी कि बाइक और इन्वर्टर में यूज़ होता है। निकल कैडमियम सेल का आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, अगर आपको पता होगा तो इसका यूजेस कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लास्ट दिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये आपका अपोलो स्पेस मिशन में यूज़ हुआ था ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हियरिंग एड्स जो होता है वो किस सेल से बनाया जाता है, हियरिंग एड्स में कौन सा सेल यूज़ होता है। हियरिंग एड्स कहाँ पे दिया है, यहाँ पे। हियरिंग एड्स जो होता है वो आपका मरकरी सेल में यूज़ होता है। मरकरी सेल कहाँ पे है, ये वाला बी वाला ऑप्शन ना। मरकरी सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड, हियरिंग एड में आपका मरकरी सेल यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज़ हुआ था। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है वो आपका अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज इन इन्वर्टर, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो कि इन्वर्टर में यूज़ होता है। तो इन्वर्टर में कौन सा सेल यूज़ होता है, कुछ देर पहले ही बताए थे ना, लीड स्टोरेज सेल जो होता है वो आपका इन्वर्टर में यूज़ होता है, इन्वर्टर बनाने में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Ca2+ एंड Cl- आयन आर 119 एंड 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैल्शियम +2+ और Cl- का मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया है, कितना है, कैल्शियम +2 का दिया है 119, Cl- का दिया है कितना 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ना। फिर क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लेमडा एम नॉट, लेमडा एम नॉट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी को हमें निकालना है ना। तो आयनिक कंडक्टिविटी दिया गया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो इसको हम लगाते हैं कोहलॉच लॉ, कोहलॉच लॉ की मदद से निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना है CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लिखते हैं लेमडा एम नॉट से। तो हमें किसका निकालना है, लेमडा एम नॉट CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लिखना है। तो देखो ये जब चार्ज में टूटता है, किस में टूटता है, ये आपका टूटता है लेमडा एम नॉट Ca2+ में, और ब्रेक होता है लेमडा एम नॉट Cl- में ना। ये क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी, किस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैल्शियम क्लोराइड का। इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो बनता है Ca2+ Cl-। तो कैसे पता, क्वेश्चन में दिया है कैल्शियम पे +2 Cl पे -1, मैंने यहाँ पे चार्ज को लिख दिया है ना। अब देखो कितने कैल्शियम है, यहाँ पे 1 कैल्शियम है तो 1 से आप कर दिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन में क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया है बस उसी को उठा के आपको पुट कर देना है ना। कैल्शियम Ca2+ का आयनिक कंडक्टिविटी कितना दिया गया है, Ca2+ का आयनिक कंडक्टिविटी दिया है 119, तो इसकी वैल्यू दी गई है, कितना दिया है 1 × 119, ठीक है, प्लस
अब देखो इसका निकालना है हमें, किसका, Cl माइनस का। Cl माइनस का आयनिक कंडक्टिविटी कितना दिया है, 76.3। तो Cl माइनस का आयनिक कंडक्टिविटी दिया है 76.3। कितने Cl माइनस है, 2 है, तो जितने होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 119 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 119 प्लस 2 इंटू 76.3 कितना हो जाएगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 152.6। 152.6 प्लस 119, इसको जब आप लोग सम करेंगे तो आएगा 271.6। यही आपका हो जाएगा आंसर ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा कैल्शियम क्लोराइड का, कितना आंसर निकल कर आया, 271.6। तो बताइए किस ऑप्शन में है, बताइए आप लोग किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। ये आपका है डी वाला ऑप्शन ना, डी वाला ऑप्शन में है 271.6 हमारा आंसर भी आया है इस तरीके से। तो कभी भी आपका मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दिया होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा, तो उसका लगाएंगे कोहलाच लॉ। कोहलाच लॉ कहता है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा उसके मोलर आयनिक कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Mg2+ एंड SO4 2- आर इतना एंड इतना। कह रहा है कि मैग्नीशियम +2 और सल्फेट +4 इनका मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया गया है। कितना दिया है, Mg2+ का वैल्यू दिया है 106 और SO4 2- का वैल्यू दिया है 160। तो क्या बताना है आपको, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का आपको बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है और मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया है, तो आपको क्या लगाना है, कोहलाच लॉ। कोहलाच लॉ लगाना है। तो आइए निकालते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग किसे लिखते हैं, लेमडा एम नॉट। लेमडा एम नॉट है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसका निकालना है, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो इसको अगर चार्ज में ब्रेक करेंगे तो आएगा लेमडा एम नॉट Mg2+ प्लस लेमडा एम नॉट SO4 2- ना। तो जब आप लोग MgSO4 को चार्ज में ब्रेक करेंगे तो Mg ब्रेक होगा +2 में और SO4 ब्रेक होगा -2 में, क्वेश्चन में दिया है। अब देखना है कितने यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है बताइए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीशियम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सल्फेट कितने हैं, सल्फेट भी 1 है तो 1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ना। अब इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है उसी को हम लोग लिखते हैं। Mg2+ का मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कितना दिया है, Mg2+ का दिया है 106, तो आपको लिखना है 106। ओके, लिखते हैं 106 प्लस लेमडा एम नॉट SO4 2- सल्फेट का मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कितना दिया है, SO4 का वैल्यू कितना दिया है 160, तो लिख दीजिए 160। अब बस इन दोनों को सिंपली कर देना है सम। 106 प्लस 160 कितना होगा, 0 + 6 6 6 + 0 6 1 + 1 2, तो 266 यही आपका होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4। 266 कहाँ पे है क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में दिया है 266, यही होगा आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एल्युमिनियम +3 एंड सल्फेट 2- आर 189 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एल्युमिनियम +3 सल्फेट -2 का दिया है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कितना है, एल्युमिनियम +3 का दिया है 189, सल्फेट का दिया है 160। तो हमें क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लेमडा एम नॉट निकालना है। फिर से हम कोहलाच लॉ लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस। ये क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये आपका है एल्युमिनियम सल्फेट। इसको अगर हम लोग चार्ज में ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, एल्युमिनियम ब्रेक होता है आपका किसमें, +3 में, और SO4 जो होता है वो आपका ब्रेक होता है किसमें, -2 में। SO4 होता है ब्रेक -2 में। अब क्या देखना है, कितने एल्युमिनियम है यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। SO4 कितने हैं, 3 है, तो SO4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसके वैल्यूज़ को उठाकर आपको क्या करना है, पुट करना है। अब देखो 2 इंटू एल्युमिनियम +3 का वैल्यू कितना दिया गया है, एल्युमिनियम +3 का वैल्यू दिया है 189, तो वैल्यू में उठा के रखो 189 प्लस 3 इंटू ये SO4 2- का मोलर आयनिक कंडक्टेंस कितना दिया है, SO4 2- का वैल्यू दिया है 160, तो इसको उठा के रखिए 160 ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 2 इंटू 189 कितना होगा, 2 इंटू 189 होगा आपका 378 प्लस 3 इंटू 160 कितना होगा बताइए, 3 इंटू 160 आपका आंसर निकल कर आता है 480। बस 378 और 480 को जब आप समअप करेंगे तो इसका फाइनल आंसर निकल कर आता है 858, यही आपका आंसर है। तो 858 आपका होगा एल्युमिनियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बताइए किस ऑप्शन में है,
इस ऑप्शन में 858 ये है आपका बी वाले ऑप्शन में ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि डायल्यूशन इफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी ना। कह रहा है कि जब हम लोग डायल्यूशन करेंगे तो वो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों पर इफेक्ट करता है, यानी डायल्यूशन करने से दोनों की वैल्यू चेंज होती है। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिखते हैं लेमडा एम से और कंडक्टिविटी को लिखते हैं के यानी कि कप्पा से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन बोथ। कह रहा है कि जब हम लोग डायल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों का ना, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आपको सिंपल सा पूछ रहा है कि डायल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा। पहला ऑप्शन दिया है कि दोनों की वैल्यू बढ़ेगी डायल्यूशन करने पे, दूसरा कह रहा है कि दोनों की वैल्यू घटेगी डायल्यूशन करने पे, तीसरा कह रहा है कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी और मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, डी वाला कह रहा है कि कंडक्टिविटी घटेगी और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या होगा आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ कह रहा है उसको मैंने यहाँ पे 2 लाइन में लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने, डायल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी की वैल्यू घटती है, डायल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। तो इस यही आपका आंसर है। आइए मैच करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि दोनों ही आपका बढ़ता है, तो जी नहीं, दोनों नहीं बढ़ता, नहीं दोनों घटता है। सी वाला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ता है, तो जी नहीं, कंडक्टिविटी तो घटता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। डी वाला क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी घटता है, डायल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी घटता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है डायल्यूशन पे, ये बात भी क्या है, सही है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, डायल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी घटता है, डायल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन आ गया, डायल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका कंडक्टिविटी है वो घटता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, तो बी वाला ऑप्शन देखिए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है और कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है, बी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फिर से रिपीट हो गया, कह रहा है डायल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कंडक्टिविटी आपका घटता है, मोलर कंडक्टिविटी आपका बढ़ता है, तो डी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर टिन कपल इज 0.5 वोल्ट एंड फॉर कॉपर कपल इज -0.73 वोल्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है टिन के लिए ना, टिन के लिए आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना दिया है, 0.15 वोल्ट, और क्रोमियम के लिए आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -0.73। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं, E0 RP को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये टिन के लिए भी दिया है इसका वैल्यू, क्रोमियम के लिए भी दिया है। फिर आगे आप क्या पूछ रहा है, दीज टू कपल्स आर कनेक्टेड टू मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कह रहा है कि जब इन दोनों टिन और क्रोमियम के कपल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, रिएक्शन अपने आप होता है। फिर क्या पूछ रहा है, द सेल पोटेंशियल विल बी, क्या पूछ रहा है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल को हम लोग E0 सेल बोलते हैं, सेल पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, E0 सेल बोलते हैं ना। तो देखो होता क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है और क्या पूछ रहा है, सेल पोटेंशियल ना। तो सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पहले उसके बारे में जानिए। तो देखिए सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 RP ऑफ कैथोड माइनस E0 RP ऑफ एनोड। E0 सेल का फार्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ना। ये तो हो गया है आपका फार्मूला। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना। तो E0 RP की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, ये किसके लिए क्या क्या वैल्यू उसको लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में टिन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया था 0.15 वोल्ट और क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.73 वोल्ट ना। क्वेश्चन में अब फार्मूले में देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अब ये पता करना है कौन कैथोड है कौन एनोड है ना। तो देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो उससे हम क्या मान के चलते हैं, कैथोड। क्या मान के चलेंगे, कैथोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि E0 वैल्यू निगेटिव होती है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, एनोड। क्या मान के चलेंगे, एनोड ना। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.15, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.73, फार्मूले में रख दो ना। कैथोड का E0 वैल्यू कितना दिया गया है, कैथोड का E0 वैल्यू दिया गया है 0.15, तो फार्मूले में रख दो 0.15, ठीक है। अब क्या लगा है, माइनस लगा दो। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.73 वोल्ट, इसका वैल्यू दिया है -0.73 वोल्ट। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.15 माइनस होता है प्लस 0.73, इन दोनों का अब आपको सिंपली सम कर देना है। 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8,
0 और 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0.88 वोल्ट। तो ई नॉट सेल निकल कर आया है 0.88 वोल्ट। बताइए किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, बताइए किस ऑप्शन में है और किस ऑप्शन में है। ये वाला पहला वाला ऑप्शन देखिए ना, प्लस 0.88 वोल्ट। आंसर भी कितना है, प्लस 0.88 वोल्ट, यही आपका आंसर होगा ना। तो फिर से मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन में दिया था एसएन का ई नॉट वैल्यू कितना 0.15, एसएन का ई नॉट वैल्यू दिया है 0.15। क्रोमियम का ई नॉट वैल्यू कितना दिया है -0.73, क्रोमियम का ई नॉट वैल्यू दिया है -0.73। पूछ रहा है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फार्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस हमें पहचानना है कौन कैथोड है कौन एनोड है। कैसे पहचानोगे, जिसका ई नॉट वैल्यू प्लस होगा वो कैथोड होगा, जिसका ई नॉट वैल्यू माइनस होगा वो एनोड होगा। बस कैथोड का वैल्यू रखो, एनोड का वैल्यू रख के क्या करना है आपको, सिंपली से सॉल्व कर देना है। तो जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका सेल पोटेंशियल, जिसे हम लोग ई नॉट सेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर निकल couple is -0.25 वोल्ट एंड फॉर सिल्वर कपल इज +0.80 वोल्ट। देखो अब क्या कह रहा है, निकल के लिए ई नॉट वैल्यू कितना दिया है -0.25 वोल्ट और सिल्वर के लिए ई नॉट वैल्यू दिया है +0.80 वोल्ट। फिर क्या आपको कह रहा है कि दीज टू कपल्स आर कनेक्टेड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, द सेल पोटेंशियल। इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद इसका जो सेल पोटेंशियल निकल कर आएगा वो कितना होगा, वो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो मैंने क्या बताया था, सेल पोटेंशियल को हम लोग किससे लिखते हैं, ई नॉट सेल ना। ई नॉट सेल निकालना है और क्या दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट आरपी का वैल्यू दिया गया है ना। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में निकल का ई नॉट वैल्यू कितना दिया है -0.25 और सिल्वर का ई नॉट वैल्यू दिया है +0.80 ना। तो आप पहचाने इन दोनों में से कौन कैथोड है कौन एनोड है ना। तो जिसकी वैल्यू प्लस होती है वो क्या होता है आपका कैथोड, जिसकी वैल्यू माइनस होती है वो क्या होता है आपका एनोड ना। बस आपका फार्मूले में उठा के इसको वैल्यू को पुट कर देना है सिंपली। देखिए फार्मूला क्या है ई नॉट सेल का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड के लिए ई नॉट वैल्यू कितना दिया है आपका 0.80, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.80, ये आपका है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब लगाना है फार्मूले का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का वैल्यू कितना दिया है -0.25, -0.25। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.80 माइनस माइनस होता है प्लस 0.25। अब क्या होगा, 5 + 0 5, 2 + 8 10, 10 की 0 कैरी 1, 0 + 0 0 और कैरी लेके 1, तो हो गया 1.05 वोल्ट आपका आता है ई नॉट सेल। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये मैच करता है, बताइए 1.05 वोल्ट कहाँ पे है आपका, पहला वाला ऑप्शन क्या है, +1.05 वोल्ट, ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बना रहा है, उसके लिए ई नॉट वैल्यू दिया है +0.80 वोल्ट। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बना रहा है, इसके लिए ई नॉट वैल्यू दिया है -0.44 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ई नॉट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल फाइंड करना है और ये रिएक्शन दिया गया है। तो देखो जब भी सेल पोटेंशियल फाइंड करना होगा आपको क्या देखना होगा, ई नॉट वैल्यू। ई नॉट वैल्यू देखने के बाद आपको बस ये बताना है कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो जिसका वैल्यू अगर प्लस होगा, मैंने क्या बताया था, उसकी वैल्यू क्या मानोगे कैथोड, जिसकी ई नॉट वैल्यू माइनस होगी वो क्या होगा एनोड। बस फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है। तो ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है बताइए, अभी लिखा था ना, ई नॉट सेल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई नॉट सेल का फार्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। कैथोड कितना है, कैथोड का वैल्यू दिया है 0.80, ये आपका है कैथोड, माइनस एनोड का ई नॉट वैल्यू, एनोड का ई नॉट वैल्यू दिया है -0.44। बस सॉल्व कर दो, 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.44। अब 4 + 0 4, 8 + 4 12 की 2 कैरी आया 1, 0 + 0 0 एक कैरी हो गया 1.24 वोल्ट। आंसर किस में आएगा, प्लस में। ये हो गया आपका ई नॉट सेल। तो बताइए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 1.24 डी वाला ऑप्शन देखिए, 1.24 आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए वोल्टेज सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग 2 हाफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय हाफ इक्वेशन। क्या कह रहा है, एक वोल्टेज सेल बना गया है 2 हाफ सेल को कनेक्ट करके। वो हाफ सेल कहाँ है, यहाँ पे दिया गया है, ये पहला सेल है, ये पहला सेल है, दोनों हाफ सेल है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Sn बनाता है, उसका ई नॉट वैल्यू दिया गया है। Fe+3 इलेक्ट्रॉन गिन करके Fe+2 बना रहा है, इसका ई नॉट वैल्यू दिया गया है। तो क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस वोल्टेज सेल। ये जो आपका वोल्टेज सेल दिया गया है ना, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है। ढेर सारे ऑप्शन है। पहले में क्या कह रहा है, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, Sn ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, Sn आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और सबका ई नॉट वैल्यू दिया है ना। देखो यहाँ पे Fe+2 का वोल्टेज कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, Sn का वोल्टेज इतना आ रहा है, Fe+2 का वोल्टेज इतना आ रहा है, तो सबको निकालना है ना। तो पहले देखिए हमने क्या कहा,
हमने कहा था कि जब किसी का ई नॉट वैल्यू दिया होगा तो उसको कैथोड और एनोड कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? अगर ई नॉट वैल्यू प्लस होगा तो क्या होगा? कैथोड होगा। ई नॉट वैल्यू अगर माइनस होगा तो क्या होगा? एनोड होगा। क्या होगा? एनोड होगा। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो देखो जो एनोड होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है आपका? रिडक्शन ना। तो इस डाटा से हमें क्या पता लगता है, इसको समझिए। देखो हमने क्या कहा, यहाँ पर कैथोड पर होता है रिडक्शन। कैथोड किससे मिलकर बना है? आप Fe+3, Fe+3 का हो रहा है रिडक्शन और Sn2+ का हो रहा है ऑक्सीडेशन ना। अब आइए हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं। कह रहा है Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe+2 का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? कट हो गया ना। अब Sn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Sn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सही बात है। Fe+2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Fe+2 का हो रहा है रिडक्शन, तो ये वाला गलत हो गया। Sn का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Sn का हो रहा है ऑक्सीडेशन ना। यानी बी और सी इन दोनों में से कोई ना कोई आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा ना। इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एक का वोल्टेज दिया है कितना? 0.91 वोल्ट और दूसरे का वोल्टेज कितना दिया है? 0.63 वोल्ट। अगर हमें वोल्टेज निकाल दिया तो पता चल जाएगा बी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम लोग भाई? ई नॉट सेल से। ई नॉट सेल से तो ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है? कुछ देर पहले बताए थे। ई नॉट सेल होता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ना। अब देखो कैथोड की वैल्यू कहाँ दिया गया है? कैथोड का वैल्यू दिया है +0.77 +0.77 आपका कैथोड का वैल्यू दिया है, माइनस एनोड का वैल्यू कितना दिया है? एनोड का वैल्यू दिया है -0.14 वोल्ट, -0.14 वोल्ट। बस सॉल्व कर दो, 0.77 माइनस माइनस प्लस 0.14। बस अब दोनों को सिंपली आपको सम कर देना है। सम करने पे क्या आएगा? 4 + 7 हो जाएगा 11, कैरी आया 1, 7 + 1 8, 8 और 1 कैरी 9 पॉइंट, 0 + 0 कितना हो गया? 0। तो आंसर कितना आ गया? 0.91 वोल्ट ना। तो 0.91 वोल्ट कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ये वाला 0.91 वोल्ट क्या होगा? बी वाले में देखिए 3 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, 3 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सही बात है। और क्या कह रहा है? उसका वोल्टेज कितना आ रहा है? 0.91। वोल्टेज कितना निकाला है? 0.91। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये वाला डी वाला गलत होगा क्योंकि उसका वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया है ना, इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सेल सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया वो है सेल रिप्रेजेंटेशन से, कि जो कोई आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा उसका हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए ये जो रिएक्शन लिखा गया है इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। जिंक 2Ag+ से रिएक्शन करके बना रहा है Zn2+ और 2Ag, जिंक 2Ag+ रिएक्शन करके बना रहा है Zn2+ और 2Ag ना। तो जब आपका सेल रिएक्शन दिया होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा होगा तो पहले देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो देखो जिंक पे था 0 चार्ज, ये 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में। जब चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखो सिल्वर पे है 0 चार्ज, प्लस चार्ज। अब प्लस से कहाँ पर जा रहा है? 0 में। प्लस से जा रहा है 0 में, चार्ज घटा, चार्ज घटेगा तो क्या होता है? सिल्वर का रिडक्शन होता है ना। तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। तो उसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सेल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले 2 पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट साइड में लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेफ्ट में क्या लिखना है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? जिंक का। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कितना बना रहा है? Zn2+ बना रहा है। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कितना बना रहा है? Zn2+। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आपके राइट में क्या होता है? राइट में होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो Ag+ क्या जा रहा है? Ag में, उसका हो रहा है रिडक्शन। तो Ag+ जा रहा है आपका इसमें Ag में, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। यही है सिंपल सा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही सिंपल है। ये जो आपका पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है आपका? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में उसका लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट में उसका लिखते हैं जिसका रिडक्शन होता है। तो ये रिएक्शन से आप पता कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हिसाब से मैच कर रहा है। अगर डी वाला ऑप्शन देखेंगे बिल्कुल सही है। जिंक जा रहा है Zn2+ में, जिंक जा रहा है Zn2+ में, 2 लाइन है। Ag+ जा रहा है Ag में, Ag+ जा रहा है आपका Ag में। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है? ΔG एंड ई नॉट सेल फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। कह रहा है कि जब किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ΔG और ई नॉट सेल की क्या क्या वैल्यूज़ होगी? ΔG पॉजिटिव होगा, ई नॉट सेल निगेटिव। ΔG निगेटिव होगा, ई नॉट सेल निगेटिव होगा। ΔG निगेटिव होगा, ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। ΔG और ΔE नॉट दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ। देखो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो ये है कि जो ΔG है यानी कि गिव फ्री एनर्जी वो क्या होना चाहिए? आपका निगेटिव होना चाहिए। और
दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका ई नॉट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यही दो ऐसे कंडीशन है जो क्या करते हैं, बताते हैं कि जो आपका रिएक्शन वो क्या है, आपका स्पॉन्टेनियस है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, ई नॉट सेल निगेटिव है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो जी नहीं, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, गलत हो गया। अगला देखो, डेल्टा जी निगेटिव है, ई नॉट सेल भी निगेटिव है। डेल्टा जी निगेटिव है, सही है, ई नॉट सेल निगेटिव है, जी नहीं पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला क्या कर रहा है, डेल्टा जी निगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव। डेल्टा जी निगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव, सी वाला ऑप्शन सही है। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू होना चाहिए निगेटिव, ई नॉट सेल होना चाहिए पॉजिटिव, तब जाकर रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप वो रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, समझिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कह रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसका हमें देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी कब हाई होगी, जब वो कितना होगा, 0.01 मोलरिटी होगा, 1 मोलरिटी होगा, 0.5 मोलरिटी होगा कि 0.1 मोलरिटी होगा ना। KCl की क्या मोलरिटी लेंगे कि उसका मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा ना। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है लेमडा एम। लेमडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। जितना ज़्यादा मोलरिटी होगा लेमडा एम का मान उतना ही कम होगा, जितना ज़्यादा आपका लेमडा एम का मान होगा उतनी ही मोलरिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हाई कब होगी, मोलर कंडक्टिविटी हाई तब होगी जब मोलरिटी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। मोलरिटी की वैल्यू जब सबसे कम होगी उसी केस में लेमडा एम का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो बताइए सबसे कम मोलरिटी कहाँ पे है, सबसे कम मोलरिटी कहाँ पे है, आपका पहला ऑप्शन 0.01, ये सबसे कम मोलरिटी है ना। तो 0.01 मोलरिटी पर KCl का जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आपका मोलरिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ रिलेशन है ना। ये आपका रेजिस्टेंस का कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन है, कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी के साथ है, कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी के साथ है, अब मोलर कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन दिया गया है। तो आपको क्या बताएं, इन चारों में से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपका गलत है, गलत वाला बताना है, याद रखना। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसे पहले से पता होना चाहिए कि किसी किसके बीच का रिलेशन सही है। ये फार्मूला, पहला वाला जो फार्मूला है ये बिल्कुल सही फार्मूला है, बी वाला भी फार्मूला सही है, डी वाला भी फार्मूला सही है, लेकिन सी वाला फार्मूला क्या है, आपका रॉन्ग है। क्या है, आपका रॉन्ग है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। यह क्या है, ये है आपका कंडक्टेंस बराबर होता है KL/A दिया है, लेकिन क्या होता है, कंडक्टेंस बराबर होता है K × A/L, लेकिन यहाँ पे दिया है L/A ना, तो गलत है। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है, तो आपको बताना है गलत वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कोहलाज गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं लेमडा एम और लेमडा एम नॉट के बीच में जो रिलेशन है, ये जो है किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिलेशन दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटी होल्ड ट्रू। इस फार्मूले से रिलेटेड, इस रिलेशन से रिलेटेड कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ना। पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, लेमडा बराबर होगा लेमडा एम नॉट के जब सी हो जाएगा √A के। सही बात है कि नहीं, जब सी √A के बराबर हो जाएगा, क्या इसके बराबर होगा, तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले समझो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेमडा बराबर होगा लेमडा एम नॉट के किस केस में ना। तो पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या दिया, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट माइनस A √C ना। देखो लेमडा नॉट के बराबर कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस पूरे की वैल्यू अगर ये 0 हो गई तो लेमडा हो जाएगा लेमडा एम नॉट के बराबर हो जाएगा ना। तो देखो 0 कब होगी, जब हम लोग सी का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। सी का वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया तो 0 × A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब हम लोग सी को 0 रखेंगे तो लेमडा हो जाएगा लेमडा नॉट के बराबर। कंसंट्रेशन जब 0 होगा तो लेमडा नॉट के बराबर होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 × A 0 हो जाएगा, तो बचेगा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट। तो यही आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी लीड टू डी। देखो क्या कह रहा है कि जब हम लोग लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करेंगे तो उस टाइम कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा वो बताना है। क्या उस पर PbSO4 का फॉर्मेशन होगा, Pb+2 प्लस Pb में रिड्यूस होगा, PbO2 और Pb का फॉर्मेशन होगा, या Pb का डिपोजिशन होगा एनोड पर, आपको ये बताना है ना। तो आइए देखते हैं पहले, जब लीड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। अब देखिए चार्जिंग के टाइम पे कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है, तो देखो कैथोड पर होता है क्या, PbSO4। क्या होता है आपका, PbSO4।
PbSO4 में अगर आप Pb के बारे में बात करेंगे तो Pb पे होता है क्या, +2 चार्ज। Pb पे क्या होता है, +2 चार्ज। अब देखो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो यानी कि चार्जिंग के टाइम पे कैथोड पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन होता है किसका, Pb+2। होता क्या है, Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, Pb। क्या बना लेता है, Pb ना। तो आपका बस आंसर ये होगा, कैथोड पर जो Pb+2 होता है उसका रिडक्शन हो जाता है Pb में, यानी Pb+2 से क्या बनता है, Pb। यही आपका होगा करेक्ट ऑप्शन। बताइए किस ऑप्शन में है। अगर आप देखेंगे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो रहा है, कैथोड पर Pb+2 Pb में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैथोड पर Pb+2 Pb में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। पहला वाला क्या कर रहा है, PbSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जी नहीं, PbSO4 का फॉर्मेशन नहीं होगा। न PbO2 Pb का फॉर्मेशन होगा। क्या कर रहा है, Pb डिपोजिट होता है एनोड पर। तो जी नहीं, Pb जो होता है वो डिपोजिट होता है कैथोड पर, न कि एनोड पर। ठीक है, तो यही आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। क्या कह रहा है कि MnO4- को Mn+2 में रिड्यूस करने के लिए हमें कितने फराडे की ज़रूरत है, 4 फराडे, 3 फराडे, 6 फराडे की 5 फराडे ना। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखो कह रहा है कि MnO4- ना, ये किस में जा रहा है आपका, Mn2+ में। कह रहा है कि MnO4- से Mn2+ बनने में हमें कितने फराडे की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें देखना पड़ेगा जो MnO4- है, इसमें मैग्नीज पे कितना चार्ज है ना। तो इसका जब आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीज पे आएगा कितना, +7। ये +7 से किस में जा रहा है, +7 पे जा रहा है +2 में। तो +7 से +2 में जाएगा तो कितने का चेंज आएगा, बताइए। +7 से +2 में जाएगा तो कितने का चेंज आएगा, तो 7 - 2 यानी कि 5 का चेंज आएगा ना। तो देखिए MnO4- से Mn+2 जाने पे तो 5 का चेंज आ रहा है, यानी कि इसको MnO4- से Mn2+ जाने के लिए कितने फराडे चाहिए, 5 फराडे। जितने का चेंज आता है उतने फराडे की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो 5 फराडे चाहिए हमें इसको रिड्यूस करने पे। तो 5 ऑप्शन कहाँ पे है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ फैराडेज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cu एंड O2 विल बी। कह रहा है कि आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या बनाना है, कॉपर और ऑक्सीजन बनाना है। तो हमें कितने फराडे की जरूरत पड़ेगी, 1 फराडे, 4 फराडे, 8 फराडे की 2 फराडे ना। तो देखो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है आपका कॉपर सल्फेट से कॉपर। CuSO4 का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा ना। वही कह रहा है CuSO4 से हमें बनाना है कॉपर। अब देखो CuSO4 में कॉपर कितने में, CuSO4 में कॉपर है कितना, +2 में। CuSO4 में जो कॉपर होता है +2 चार्ज होता है। +2 से किस में जा रहा है, 0। +2 से 0 में जा रहा है। तो बताओ कितने का चेंज आ रहा है, चेंज निकालेंगे 2 - 0 तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है ना। तो +2 से 0 में जाने में 2 का चेंज आ रहा है। जितने का चेंज आ रहा है उतने ही फराडे चाहिए। तो CuSO4 से कॉपर बनाने में तो हमें कितने फराडे चाहिए, आपके 2 फराडे चाहिए। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 2 फराडे कहाँ पे, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज, कि जब आयरन का कोरोजन होता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल की रिडक्शन ना। तो देखो आयरन के कोरोजन में हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलता है और रिडक्शन भी देखने को मिलता है ना। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो कोरोजन ऑफ आयरन में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 4 हाफ रिएक्शन 1 to 4 आर शोन बिलो। आपके पास 4 तरह के रिएक्शन दिए गए, मतलब 4 रिएक्शन दिए गए आपके सामने। इस रिएक्शन को देखिए क्या बताना है, विच 2 ऑफ दीज रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है कि जब हम लोग कंसंट्रेटेड ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा 2 रिएक्शन है जो कि सही से होता है ना। पहले समझो आपका कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है वो समझो। देखो कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है आपका, NaCl और वाटर, NaCl और वाटर इनके मिक्सचर को बोलते हैं क्या, आपका ब्राइन। क्या बोलेंगे, ब्राइन। NaCl और वाटर को हम लोग बोलेंगे ब्राइन। तो ब्राइन सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है, तो जब ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 3 चीज़ें बनती हैं। पहला बनता है हाइड्रोजन गैस, दूसरा बनता है क्लोरीन गैस, तीसरा बनता है आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना। ये रिएक्शन होता है। तो वही कह रहा है कि जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो चारों में से क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बताना है ना। तो देखो जब इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना तो 2 तरह का रिएक्शन होता है। पहला रिएक्शन होता है एनोड पर और दूसरा रिएक्शन होता है कैथोड पर ना। होता क्या है, एनोड और कैथोड पे क्या होता है, देखो एनोड पर क्या होता है आपका 2Cl- क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्या बनाता है, Cl2। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड का आपका 2H+ इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है और क्या बनाता है, H2 बनाता है ना। तो ये एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होता है ना। तो यही जो दोनों रिएक्शन है, यही रिएक्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए मैच करते हैं कौन सा ये रिएक्शन आपका ऑप्शन में है ना। तो देखो आपका अगर
आप मैच करेंगे ऑप्शन में, देखो यहाँ पहला वाला ऑप्शन देख रहे हो क्या कह रहा है कि 2 Cl- 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 बनाता है ना, 2 Cl- 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 बनाता है, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, ये तो रिएक्शन होगा। और लास्ट वाला देखिए 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है ना, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना रहा है, तो यानी कि आपका लास्ट वाला रिएक्शन क्या है, सही है ना। तो जब हम लोग कंसंट्रेटेड ब्रोमीन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो पहला स्टेप का रिएक्शन होता है चौथा वाला ना, तो कहाँ पे ऑप्शन है पहला और चौथा, बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू ना, आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है, इसका कैसा वैल्यू दिया ये देख लेते हैं। कह रहा है कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 बना रहा है, उसके लिए E0 वैल्यू यहाँ दिया है 0.77। वही MnO4 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना रहा है Mn2+ और 4 वाटर, इसका E0 वैल्यू दिया है। फिर क्या कह रहा है व्हाट इज द सेल पोटेंशियल फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, ये जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है उसके लिए हमें क्या पता करना है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, आपको E0 सेल निकालने के लिए दिया है। हाँ तो देखो आयरन का E0 वैल्यू दिया गया है, Mn का E0 वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, तो हमें क्या बताना है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है पता है, जो सेल पोटेंशियल होता है यानी कि E0 सेल होता है, इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है E0 Rp ऑफ कैथोड माइनस E0 Rp ऑफ एनोड। हाँ आपको कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। अब कहीं से हमें कैथोड और एनोड का वैल्यू पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो कैथोड एनोड का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, इसके E0 वैल्यू से। देखो जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव होगा वो क्या होता है कैथोड ना, E0 वैल्यू इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, दोनों ही कैथोड है। तो कैसे देखेंगे, जिसका E0 वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो क्या होगा कैथोड, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा कैथोड, जिसका E0 वैल्यू कम पॉजिटिव होता है वो क्या होता है एनोड ना। तो कैथोड की वैल्यू आ गई, एनोड की वैल्यू आ गई, आप फार्मूले में क्या कर दिया आपको पुट कर देना है ना। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड की वैल्यू है 1.51 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है, एनोड की वैल्यू है 0.77 बस 1.51 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दे 0.77 तो कितना निकल कर आएगा 0.74 वोल्ट ना, यही आपका E0 सेल आएगा। तो बताओ किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 0.74 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है आपका, सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, आपके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया है, किसका किससे दिया है, एसएन के लिए E0 वैल्यू दिया गया है और आयरन के लिए E0 वैल्यू दिया गया है ना, दोनों का E0 वैल्यू दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेट अगर ना, ये इन दोनों के से देख के बताना है इन दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा और उसका पोटेंशियल यानी कि E0 सेल क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है, दो चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो ये जो E0 वैल्यूज दिया गया है ना, पहले इससे पता कर लो कौन कैथोड है कौन एनोड है। देखो एक का E0 वैल्यू नेगेटिव है, दूसरे का E0 वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो जिसका E0 वैल्यू पॉजिटिव होता है उसको क्या हम लोग मान के चलते हैं कैथोड, और जिसका E0 वैल्यू नेगेटिव होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं एनोड ना। अब देखो जो कैथोड होता है ना, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पर होता है आपका रिडक्शन, और जो एनोड होता है एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन ना। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर आपका Fe का होगा रिडक्शन, इसका E0 वैल्यू पॉजिटिव है, Sn का होगा आपका कहीं ना कहीं पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका E0 वैल्यू क्या है माइनस है ना। तो आइए देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे Fe का क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होगा क्या होगा, देखो Fe+3 जब क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें जा रहा है आपका Fe+2 में ना, ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है Fe+2 में ना, तो +3 से किस में गया +2 में, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है रिडक्शन ना। तो मैंने कुछ देर पहले ही पता था कि Fe+3 इसका लिए E0 वैल्यू प्लस है, जो प्लस होता है वो कैथोड होता है, जो कैथोड होता है उसका रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे इसका हो रहा है रिडक्शन ना। अब देखो टीन का क्या हो रहा है, टीन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि टीन का E0 वैल्यू माइनस है, माइनस वाला होता है एनोड और एनोड का होता है ऑक्सीडेशन ना। तो टीन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखो टीन क्या करेगा, टीन जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करने के बाद क्या बनाता है Sn2+ बनाता है ना। तो यहाँ पे टीन ने अपना 0 से गया किसमें +2 में, और जब किसी का चार्ज बढ़ता है तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन ना। अब क्या करना है रिएक्शन को आपको सिंपली बैलेंस कर देना है। कैसे बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करोगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 2Fe3+ प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर क्या होगा इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा पूरे रिएक्शन में, तो हो जाएगा 2Fe2+, ये हो जाएगा आपका 2Fe2+। देखो इलेक्ट्रॉन को मैंने बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 से हमने क्या कर दिया पूरे इक्वेशन में हमने कर दिया है आपका मल्टीप्लाई। तो 2Fe3+ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2Fe2+ ना, इसका क्या हो रहा था रिडक्शन हो रहा था। ओके ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था आपका Sn क्या कर रहा था, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में जा रहा था Sn2
2+ में जा रहा था, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन ना। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंपली क्या कर देना है, सम कर देना है ना। तो देखो यहाँ रिएक्टेंट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट में कौन कौन है आपका, रिएक्टेंट में 2Fe3+ और Sn ना, ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट में कौन बचे, 2Fe2+ बचा और क्या बचा, Sn2+ बचा ना। तो यही होता है आपका रिएक्शन। तो यही रिएक्शन कहाँ मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में, और सबको बस वही देखना है ना। तो 2Fe3+ Sn है, तो कहाँ है 2Fe3+ Sn ना, यहाँ पे है बी वाले ऑप्शन में, ये 2Fe+3 और Sn, और कहाँ दिया है 2Fe+3 Sn, ये दोनों ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। उसके बाद क्या देखना है 2Fe2+ Sn2+ ना, 2Fe2+ Sn2+ इसमें भी दिया है, 2Fe2+ Sn2+ इसमें भी दिया है ना, यानी कि बी और सी में से कोई हो सकता है ना। तो देखो जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो ये जो रिएक्शन लिख कर आएगा तो ये वाला रिएक्शन होगा ना। इसी रिएक्शन को यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया गया है। अब दोनों में से कौन होगा उसका हमने क्या निकालना पड़ेगा, इनट वैल्यू। एक का इनट वैल्यू 0.91 आ रहा है, दूसरे का इनट वैल्यू 1.68 आ रहा है। तो इसका इनट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फार्मूले से। फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फार्मूला हम लोग पढ़ा है ई नॉट सेल का, क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट RP ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का वैल्यू कितना दिया है, कैथोड का वैल्यू दिया है 0.77, कैथोड का वैल्यू दिया है आपका 0.77 माइनस एनोड का वैल्यू कितना दिया है, एनोड का वैल्यू दिया है 0.14, एनोड का वैल्यू दिया है आपका -0.14 ना। बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 0.77 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.14 ना। क्या करना है, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, कैरी आया 1, 7 + 1 8, एक कैरी 9 हो जाएगा, 0.0 + 0 0, तो 0.9 वोल्ट आएगा प्लस में, यही आपका आंसर है। 0.91 वोल्ट कहाँ पे है आपका, देखो ये वाला, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है आपका λm0 ना। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन cm²/मोल, यही बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में अ गैल्वेनिक सेल कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कह रहा है कि एक गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब बिहेव करेगा, कब बिहेव करेगा, जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा होगा आपके गैल्वेनिक सेल से। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब आप बाहर का वोल्टेज ज़्यादा कर देंगे गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज से, तो आपका जो गैल्वेनिक सेल है वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स X एंड Y आर डाइल्यूटेड, कह रहा है आपके पास दो तरह के सॉल्यूशन है, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, पहला है X और दूसरा है क्या, Y। X और Y को हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट पे हम लोग वाटर मिला रहे हैं। वाटर मिलाने के बाद क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X इंक्रीज 25 टाइम्स ना। कह रहा है कि X के लिए मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू 25 गुना बढ़ जाता है, जबकि Y इंक्रीजेज 1.5 टाइम। Y के लिए मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू कितना हो रहा है, 1.5 टाइम बढ़ जा रहा है। विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना, इनमें से X और Y इनमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वही बताना है ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसकी λm का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके लिए λm का वैल्यू क्या होता है, कम होता है ना। तो X के लिए वैल्यू 25 है, X के वैल्यू कितना है आपका 25 है, और Y के लिए कितना वैल्यू दिया है 1.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर X आपका स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, Y वीक है क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम है ना। तो क्या कर रहा है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बताना है। तो X वाला क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि उसका कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आइए देखते हैं असर्शन में क्या कह रहा है। असर्शन में क्या कह रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ λm वर्सेस C1/2 कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी λm0 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एक्स्ट्रापोलेशन की वजह से ना। कैसे, ये क्या कहना चाहते हैं, इसको मैं ग्राफ में समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ में क्या करना चाहते हैं ना। तो आप पहले ग्राफ बनाइए। देखो एक तो है ये आपका कौन सा एक्सिस, ये आपका है आपका वाई एक्सिस, एक हम बनाते हैं ये वाला होगा आपका एक्स एक्सिस ना। ये आपका है आपका एक्स, ये वाला वाई। एक्स पर हम क्या लेते हैं C1/2 कंसनट्रेशन का 1/2, जिसको हम लोग रूट कंसनट्रेशन लेते हैं रूट में। जो वाई एक्सिस होता है इसके हम लोग क्या लेते हैं λm। ये मोलर कंडक्टिविटी है वर्सेस कंसनट्रेशन का ग्राफ है ना। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आता है
ना। ये ग्राफ है किसका, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू का पता करना पड़ेगा। जो हम क्या करेंगे, उसका एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे। देखो लैम्डा एम का मान कैसे निकलेगा, लैम्डा एम नॉट का मान। देखिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, इस ग्राफ में जो लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन, ये जो लाइन है, ये जैसे ही आपको इस लाइन को कट करेगी वही उसका लैम्डा एम नॉट की वैल्यू होता है ना। तो इस लाइन को क्या करेंगे आप, जब आगे बढ़ाएंगे ना, इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना। तो जहाँ पे कट करता है वही क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा एम नॉट होता है। वही कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लैम्डा एम नॉट का मान कैसे निकाल सकते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा के एक्स्ट्रापोलेशन करके। तो ये बात सही है ना। तो असर्शन क्या लिख के आएंगे, असर्शन क्या है आपका, ट्रू है। रीजन क्या लिखता है, लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन बाय यूजिंग कोहलर्स लॉ। क्या कह रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कोहलर्स लॉ की मदद से निकालते हैं। ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। लैम्डा एम नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन की वजह से ना, क्योंकि इसका ग्राफ होता है लीनियर ना। तो ग्राफ लीनियर होता है, इस वजह से इसका हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं। लेकिन रीजन में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है ना। तो क्या ऑप्शन लगा के आएंगे, बी वाला ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ये इस तरीके से हम लोग इस सवाल को करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के असर्शन में कह रहा है कि लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड ना। क्या कह रहा है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कैसा होगा, वीक होगा ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम का जो मान होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता है। कब, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं। क्या बात सही है कि नहीं, आइए ग्राफ की मदद से समझाते हैं। तो लैम्डा एम के लिए आप जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो देखो ये आपका ग्राफ है, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं वो रूट सी लेते हैं, जो वाई एक्सिस लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, लैम्डा एम ना। तो देखो होता क्या है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है ना। तो जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि क्या होता है, बहुत ही शार्प इंक्रीज हो जाता है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम का वैल्यू एक टाइम पे आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ये जो वैल्यू है, ये क्या वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे लैम्डा एम का वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये बात कहीं ना कहीं पे सच है। तो क्या लिखेंगे आप, असर्शन क्या है आपका, ट्रू, असर्शन इज ट्रू। रीज़न क्या कह रहा है, क्यों लैम्डा एम का मान अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए रीज़न क्या लिखा है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो घट जाता है डाइल्यूट करने पे। तो देखो होता क्या, मान लो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे है आपका कोई एग्जांपल ले लो किसी CH3COOH ना। ये क्या होता है, एसिड का जब आप डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, आप ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस में और H प्लस में ना। तो जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ही ज़्यादा या प्लस और माइनस में क्या होगे, ब्रेक होगे ना। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है, डाइल्यूशन पे बढ़ता है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटता है ना। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। तो रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। असर्शन क्या है, ट्रू है, रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो सी वाला ऑप्शन सही है ना। तो जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको डाइल्यूट करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है घट रहा है। तो इसलिए रीज़न क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शो अ शार्प डिक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। क्या कह रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम का वैल्यू क्या होता है, घटता है जब हम लोग क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जी नहीं, ये बात क्या है, गलत है, फॉल्स है। अभी हम लोग को कुछ देर पहले पढ़ के आया था कि लैम्डा एम का वैल्यू अब बढ़ेगा बहुत ज़्यादा जब उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। तो डिक्रीज नहीं होता बल्कि वैल्यू इंक्रीज होता है ना। तो डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू बढ़ती है ना कि घटती है। तो क्वेश्चन में दिया है क्या है, डिक्रीज, तो हो जाएगा फॉल्स। रीजन क्या दिया है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, सही बात है। डाइल्यूट करने पे वो और भी ज़्यादा डिसोसिएट होता है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। तो डी वाला ऑप्शन लगा के आइएगा, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 के असर्शन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स क्लोरीन गैस एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन गैस। कह रहा है कि जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, एनोड पर हमें मिलता है क्लोरीन गैस ऑक्सीजन गैस के अलावा। तो सही बात है, असर्शन क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू है। जब हम लोग NaCl का कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो होता क्या है, समझिए। देखो एक्वस NaCl का मतलब होता है NaCl प्लस वाटर ना। इसका हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, क्लोरीन बनता है और साथ ही साथ बनता है आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। तो वही कह रहा है कि जब एक्वस NaCl का हम लोग कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो जो एनोड होता है उस पर कौन बनता है, क्लोरीन।
क्लोरीन किस पर बनता है आपका एनोड पर ना, जबकि बनना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन गैस नहीं बनता है ना। तो ये बात सही है, ऑक्सीजन गैस नहीं बनता बल्कि क्लोरीन बनता है। तो असर्शन क्या है आपका ट्रू है। रीजन क्या लिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनोड रिक्वायर्ड ओवर पोटेंशियल। क्या कह रहा है कि एनोड पर ऑक्सीजन बनने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं बनता बल्कि क्लोरीन बनता है ना। अब इसका क्या मतलब है समझो। पहले समझो कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है ना, एनोड एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो देखो एनोड पे दो तरीके हो सकता है आपका जो Cl माइनस है ना, ये क्या करेगा आपका Cl2 बनाएगा और आपका एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो वाटर है, वाटर आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा और 4H+ बनाएगा और आपका 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो दो कंडीशन है, ऑक्सीजन पे हो सकता है Cl माइनस से Cl2 बने, हो सकता है H2 से O2 बने ना। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एज एनोड रिक्वायर्ड ओवर पोटेंशियल, अगर एनोड पर ऑक्सीजन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्यों समझो, जब Cl माइनस से Cl2 बनता है उसके लिए E0 वैल्यू कितना निकल कर आता है, Cl माइनस से Cl2 बनता है तो इसके लिए E0 वैल्यू आता है प्लस 1.36 वोल्ट। ठीक है, अब देखो वाटर से जब ऑक्सीजन बनता है तो इसके लिए E0 वैल्यू कितना आता है, इसके लिए E0 वैल्यू होता है माइनस 1.23 वोल्ट ना। तो देखो वाटर का रिडक्शन होकर E0 वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना। तो इसको रिड्यूस होने के लिए और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तब जाके ये क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। तो ये बात क्या है, रीज़न भी क्या है आपका ट्रू है ना। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है। तो पहला ऑप्शन लगा के बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 के असर्शन में क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है, कह रहा है जब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग घटाएंगे तो उसके लिए कंडक्टिविटी का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। अब देखो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कप्पा, कप्पा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडक्टिविटी क्या कह रहा है, घट रहा है, कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जब हम लोग कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं ना। तो कह रहा है कि कंडक्टिविटी का वैल्यू घटेगा जब कंसंट्रेशन को घटाएंगे। कंसंट्रेशन घटाने का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब होता है डाइल्यूशन को बढ़ाना, डाइल्यूशन को क्या करना है, बढ़ाना है ना। तो देखो डाइल्यूट करने पे आपका जो कप्पा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है ना, यानी कि कंडक्टिविटी घटेगी जब कंसंट्रेशन को घटाएंगे, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो असर्शन क्या है आपका ट्रू है ना। कंडक्टिविटी के वैल्यू कम होगा जब कंसंट्रेशन घटाएंगे, क्यों कम होगा उसका रीज़न देखते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस इन द डाइल्यूशन। या डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या होता है, घट जाता है ना। डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयन क्या होता है, घट जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे घट जाता है ये आपको दिखाते हैं। देखो मान लो ये आपका कोई कंटेनर है ना, ये आपका कोई कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में खूब सारे प्लस और माइनस आयन है, प्लस और माइनस आयन क्या हुआ है, भरे पड़े हैं। अब क्या होता है, जैसे ही इसको आप क्या करेंगे, डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने की वजह से क्या होता है, डाइल्यूट करने की वजह से वॉल्यूम क्या होता है आपका, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो चार्ज होंगे ना, चार्ज का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप इसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने की वजह से क्या होता है, डाइल्यूट करने की वजह से जो चार्ज होता है ना वो दूर दूर हो जाते हैं। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, आपके दूर दूर हो जाते हैं ना। तो पहले जब डाइल्यूट नहीं था तो चार्ज ज़्यादा था, डाइल्यूशन करने पे चार्ज दूर दूर हो गए, तो इस इतने वॉल्यूम में चार्ज क्या हो गया, घट हो गया ना। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में आयंस कम हो जाते हैं, इस वजह से के का वैल्यू घट जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन सही है ना। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी सही है, रीज़न सही एक्सप्लेनेशन है। तो पहला ऑप्शन लगा के आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के असर्शन में कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा जब कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सही बात है कि नहीं, आइए देखते हैं। देखो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है लेमडा एम ना। तो लेमडा एम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेमडा एम की वैल्यू डिक्रीज होगी कब, विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन का बढ़ाने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन कम करना, डाइल्यूशन क्या करना है, कम करना है ना। तो क्या है, बात सही है कि नहीं, ये बताइए आप। देखिए अगर आप कंसंट्रेशन और लेमडा एम का रिलेशन देखेंगे ना, तो जो आपका लेमडा एम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के ना। यानी कि लेमडा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लेमडा एम का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सही बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक का वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरे का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप क्या लगा के आएंगे, असर्शन क्या है आपका, ट्रू है। असर्शन आपका कहीं ना कहीं से ट्रू है। तो जब हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। सही बात है। रीज़न क्या दिया है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, जब कंसंट्रेशन हम लोग कितना कर देंगे, एकदम जीरो कर देंगे, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यह बात सही है कि नहीं, देखो सही बात है। यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कितना कर देंगे, जीरो,
तो जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये बात बिल्कुल सही है, तो रीज़न भी क्या है आपका ट्रू है, असर्जन भी सही है, रीज़न भी क्या है आपका ट्रू है ना। लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। असर्जन रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मोलर कंडक्टिविटी इस वजह से घट जाता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ आयंस की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 के सेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक डायनियल सेल है ना, डायनियल सेल का जो ई नॉट सेल होता है वो कितना होता है 1.5 होता है। फिर क्या कह रहा है, इज द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट। कह रहा है कि अगर हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना कर देंगे 1.1 से ज़्यादा कर देंगे तब क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। कॉपर से जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। डायनियल सेल में क्या होता है, तो देखिए जब आप लोग डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो जो आपका होता है डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, जिंक से कॉपर की तरफ होता है। कहाँ से होता है, जिंक से कॉपर की तरफ ना। लेकिन जब हम लोग इस सेल में एक्सटर्नल पोटेंशियल यानी बाहर से जब कोई बैटरी लगा देंगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देंगे, बाहर से बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा, बाहर से जैसे बैटरी लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, कॉपर से जिंक हो जाता है, उल्टा फ्लो होने लगता है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि जब हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका 1.1 से ज़्यादा लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कॉपर से जिंक तक फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक तक फ्लो होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है ना, असर्शन क्या होता है ट्रू। फिर क्या कह रहा है, सेल एक्ट लाइक गैल्वेनिक सेल। जब हम लोग बाहर वाला पोटेंशियल 1.1 से ज़्यादा हो जाएगा तो जो आपका डैनियल सेल होगा उसी तरह बिहेव करने लगेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा कर देंगे ना, जो सेल होगा वो किसी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। लेकिन क्वेश्चन में दिया है गैल्वेनिक सेल, तो रीज़न क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। तो क्या लगा क्या हो गया, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। सी वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं ना। तो इस अगले चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको आप पूछिएगा, उसको मैं ट्राई करूँगा आंसर देने का ना। अब जो अगला वीडियो आने वाला है वो आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।